नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का फैसला कर दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान करके नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जिस नाम की कल्पना कोई नहीं कर रहा था, मोदी ने उन रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली के सीएम के नाम पर 12 दिनों से सस्पेंस चला रहा था। आखिरकार खत्म हो गया ये सस्पेंस। मोदी ने यह फैसला क्या सोच कर लिया? मोदी ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री क्यों दी? और सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने 50 साल की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर आने वाले बिहार चुनाव से लेकर अगले 3 साल तक 21 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर क्या मैसेज दिया? मोदी के सरप्राइज का, मोदी के इस अनएक्सपेक्टेड फैसले का देश की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। मोदी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री उसे बनाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। दिल्ली का नतीजा आने के 12 दिन बाद मोदी ने उस नाम पर मुहर लगाई है जो 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज है। 8 फरवरी से 19 फरवरी यानी 280 घंटों के बाद मोदी ने दिल्ली के लिए उस नाम को क्लियर किया है जो 2029 और उससे आगे भी मोदी को ही विनर बनाएगा। दिल्ली के लिए मोदी की सीएम चॉइस है रेखा गुप्ता। वो रेखा गुप्ता जो करीब 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीती हैं। वो रेखा गुप्ता जिन्होंने आम आदमी पार्टी की महिला कैंडिडेट को शालीमार बाग सीट से पटखनी दी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद देश की राजधानी को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। दिल्ली भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला। मेरे सभी विधायक साथियों ने जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। 17,000 मिनटों के सस्पेंस के बाद नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता का नाम यूं ही नहीं चुना है। इसके पीछे मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। मोदी की इस स्ट्रेटजी में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। मोदी की इस स्ट्रेटजी में बिहार के 2% वैश्य वोटर हैं। मोदी की इस स्ट्रेटजी में देश की 47 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। यानी मोदी ने दिल्ली चुनाव प्रचार के वक्त 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने का जो वादा किया था, मोदी के उस वादे को दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगी, रेखा गुप्ता ही पूरा करेंगी। रेखा गुप्ता क्या है? रेखा गुप्ता यानी बनिया प्लस महिला। रेखा गुप्ता यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। रेखा गुप्ता यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की पूर्व अध्यक्ष। रेखा गुप्ता यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि। रेखा गुप्ता यानी शालीमार बाग, वो शालीमार बाग जहां 27% वैश्य वोटर्स हैं। और मोदी ने दिल्ली की कमान इन्हीं रेखा गुप्ता के हाथों में सौंपी है। ये बहुत गर्व की बात है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है।
भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के सम्मान की बात है। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। पूरा दिल्ली का काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से मांगा था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे पांडा साहब ने तय कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, और रेखा जी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट रही है और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। सवाल है कि मोदी ने दिल्ली के सीएम पोस्ट के लिए इस नाम का ही सिलेक्शन क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने नए चेहरे पर ही दांव क्यों खेला? इसका जवाब कुछ फैक्ट से समझिए। मोदी लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करते हैं और इसके लिए शॉर्ट टर्म फैसले लेते हैं। दिल्ली में मोदी की सीएम चॉइस उसी शॉर्ट टर्म फैसले का एक हिस्सा है। मोदी सिर्फ 2025 बिहार चुनाव पर फोकस नहीं है, मोदी उससे आगे की तैयारी अभी से कर रहे हैं। 2029 का प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं, खुद इसका हिंट दे चुके हैं। दिल्ली का नया सीएम चेहरा मोदी के इसी प्लान का हिस्सा है। मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले। दिल्ली में नई टीम, नए चेहरे के दम पर मोदी अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे। नए चेहरों की बदौलत चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करना नरेंद्र मोदी को इसमें महारत हासिल है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद गृह मंत्री अमित शाह है। साल 2017 की यह हेडलाइन पढ़िए। तब मोदी ने कहा था, यंग लीडर्स को प्रमोट करना ही जीत की गारंटी है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा एक एग्जाम्पल दिया था और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बताया था कि कैसे उन्होंने अपने से 14 साल छोटे अमित शाह को सियासत के लिए तैयार किया, उन्हें ग्रूम किया। हमने कई बार विजय प्राप्त किए हैं। 4-4 पीढ़ियां इस काम के लिए खप गई हैं। अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ, जना कृष्ण मूर्ति जी, अनगिनत लोग जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी जवानी को, इस विचार को बीज के रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में बोने के लिए अपना पसीना बहाया है, तब जाकर के वट वृक्ष बना। जितने भी चुनाव हुए हमारे देश में, लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता गया है। विजय यात्रा लगातार आगे चल रही है। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से अच्छा करके दिखाया। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी के लिए वही नाम लिस्ट में ज्यादा मैटर करते हैं जिनके काम की लिस्ट लंबी होती है और जो फ्यूचर में डिलीवर भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को इसी आधार पर नया मुख्यमंत्री दिया है। बहुत ही खुशी की बात है। विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। रेखा गुप्ता जी का नाम प्रपोज किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है ठीक किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और हम उसके साथ हैं। बहुत अच्छी तरह देखते हैं। एक कार्यकर्ता पहली बार एमएलए बनी है, उन्होंने मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया है, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ
और खासकर महिलाओं महिला ਨੂੰ मुख्य मंत्री बनाया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जोश आया कार्यकर्ता ਅਸੀਂ मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। मोदी इससे पहले भी कई सरप्राइज दे चुके हैं और उन सरप्राइज की बदौलत भविष्य के चुनाव का रुख पहले भी अपनी ओर मोड़ चुके हैं। मोदी ने ये कैसे मुमकिन किया है, अब एक एक करके समझिए। नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान देकर सबको चौंका डाला। दिसंबर 2023 में मोदी ने तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए राजस्थान में लो प्रोफाइल रखने वाले भजन लाल को वहां का मुख्यमंत्री बना डाला। दिसंबर 2023 में मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर डाला। मोदी ऐसे सरप्राइज देने के लिए ही जाने जाते हैं। मोदी ने गुजरात में विधायकों की कतार में सबसे पीछे बैठे भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री यूं ही नहीं बना डाला, उन्होंने सोच समझ करके फैसला लिया। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार समाज से आते हैं। बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाने वाला यह पाटीदार समाज 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से कुछ हद तक छिटक गया था। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी। नरेंद्र मोदी ने फौरन कोर्स करेक्शन किया। चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया और इसका असर 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव पर दिखा। 2017 में 99 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीटों के साथ हिस्टोरिक मैंडेट लेकर आई और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गुजरात की 26 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी को ही मिली। नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने गुजरात में कैसा कमाल किया, इसका एक ताजा उदाहरण भी देख लीजिए। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहां बीजेपी ने 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर जीत हासिल की है और यहां बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट रहा 96%। बीजेपी के लिए गुड न्यूज ये रही कि पिछली बार गुजरात निकाय चुनाव में उसने 68 में से 51 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने ग्राफ बढ़ाया है, 9 एक्स्ट्रा नगर पालिकाओं में जीत के साथ अपना नंबर 60 तक पहुंचाया है और इसके सूत्रधार नरेंद्र के भूपेंद्र ही हैं। यही पैटर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखा। राजस्थान में भजन लाल और एमपी में मोहन यादव पर दांव खेलना भी मोदी की भविष्य वाली चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। भजन लाल ब्राह्मण है। 2023 में उत्तर भारत में राजस्थान ही वो पहला राज्य बना जहां का सीएम ब्राह्मण था। उस वक्त तक यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने लेकिन सीएम नहीं। राजस्थान में भजन लाल वाला दांव खेलकर बीजेपी ने यूपी के 10 से 12% ब्राह्मण वोटर्स, हिमाचल के 18%, मध्य प्रदेश के 6% और बिहार के 4% ब्राह्मण वोटर्स को साथ लिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने यूपी के 11% और बिहार के 14% यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और 2023 के मोदी के मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले सरप्राइज का रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख गया। 24 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव ने एमपी की 29 सीटें बीजेपी को दिला दी। राजस्थान की 25 में से 14 सीटें भी मोदी ने अपने पाले में कर ली। अभी आपने सिर्फ कुछ नाम देखे हैं। मोदी इनके अलावा भी कई नए चेहरों पर दांव खेल चुके हैं और उसका फायदा चुनावों में उठा चुके हैं। छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए। 2023 में बीजेपी ने यहां का चुनाव जीता। रमन सिंह सीएम पोस्ट के लिए टॉप कंटेंडर थे, लेकिन मोदी ने 60 साल के विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया और इसका फायदा नरेंद्र मोदी को पहले 24 के लोकसभा चुनाव में दिखा और फिर 2025 के छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला।
2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें बीजेपी ने 53% वोट शेयर के साथ जीती। छत्तीसगढ़ के कुल 14 नगर निगमों में 10 निगमों में बीजेपी ने कांग्रेस को खाता खोलने का मौका तक नहीं दिया। सभी 10 महापौर पद पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इसके अलावा 49 नगर पालिका परिषदों में से 35 पर बीजेपी को जीत मिली। 114 नगर पंचायतों में बीजेपी के 81 कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी ने यही सरप्राइज उत्तराखंड में भी दिया। 2021 में चंद महीनों के भीतर 2 मुख्यमंत्रियों को रिप्लेस करके उस वक्त 45 साल के पुष्कर सिंह धामी को सीएम डिक्लेयर कर दिया। तब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। इसका भी असर 24 के लोकसभा चुनाव में दिखा। उत्तराखंड की सारी 5 लोकसभा सीटें 57% के वोट शेयर के साथ बीजेपी ने जीत ली। इसके बाद उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। 11 में से 10 मेयर उसी के बने। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट हरियाणा में भी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना डाला और इसका नतीजा 24 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। मोदी के एक फैसले ने हरियाणा में वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। एक पूरा इकोसिस्टम 24 में हुड्डा हुड्डा कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया। उन्होंने मोदी के लिए हरियाणा में तीसरी बार जीत का रास्ता खोला, बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ाया। यही पैटर्न 2022 के त्रिपुरा में दिखा। 2023 के विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने बिप्लब देब को हटाकर माणिक साहा को त्रिपुरा का नया सीएम बनाया और 23 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा में वापसी की। 24 के लोकसभा चुनाव में भी त्रिपुरा की दोनों सीटें बीजेपी ने ही जीती। इसी तरह महाराष्ट्र को ले लीजिए। मोदी ने महाराष्ट्र में तमाम दिग्गजों के होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस को ही बैठाया। नरेंद्र मोदी के जमाने में ऐसे पॉलिटिक्स होती है। अब बीजेपी के पास महाराष्ट्र में अपना नेता है, अपना सीएम है, जिनकी उम्र 54 साल है। हरियाणा में भी बीजेपी ने नई खेप खड़ी कर दी है। नायब सिंह सैनी की उम्र सिर्फ 55 साल है। इसी तरह एमपी में मोहन यादव की उम्र 59 साल है। राजस्थान में भजन लाल की उम्र 58 साल है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की उम्र सिर्फ 49 साल है। यानी मोदी जो नई खेप तैयार कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर की उम्र 60 साल के अंदर ही है। इसके अलावा मोदी के पास योगी जैसा मुख्यमंत्री भी है। और अब दिल्ली में भी मोदी ने एक ऐसा चेहरा सेलेक्ट कर लिया है जो दिल्ली की राजनीति से अरविंद केजरीवाल की सियासी पारी का अंत करने के लिए काफी है। इस नए चेहरे को चुनने के पीछे की एक वजह यह भी है कि अगले 5 साल तक केजरीवाल को शांत रखना जरूरी है। इंडी अलायंस वैसे भी माइनस कांग्रेस हो चुकी है। राहुल बार बार लॉन्च होने के बावजूद फेल होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी बार दिल्ली को नया सीएम देकर केजरीवाल के खिलाफ मोदी दिल्ली में घेराबंदी कर चुके हैं। ममता के खिलाफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पहले से ही बीजेपी की फर्स्ट चॉइस है। अगले 3 साल में 21 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के लिए मोदी के मुख्यमंत्री की पसंद देखकर तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2029 से आगे की तैयारी आज से ही शुरू कर दी है।